हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th का जो हिस्ट्री है, इतिहास, उसका थर्ड चैप्टर देखेंगे, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद। ठीक है, और ये आपका पार्ट 1 वीडियो। इंडो चाइना में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इंडो चाइना है, जिसको हम लोग हिंद चीन बोलते हैं, इसमें जो है सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, इसमें जो है वियतनाम, ठीक है, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों जो है देश इसमें शामिल है इंडो चाइना में। ठीक है, और वियतनाम के अंतर्गत जो ये सब देख रहे हैं आप, अन्नाम, तोकीन और कोचिन चीन, ये तीनों जो है वियतनाम में एक बड़े बड़े शहर है जो वियतनाम में आते हैं। ठीक है, और लाओस और कंबोडिया, ये तीनों देश मिलकर के इंडो चाइना बना है, जिसको हम लोग हिंद चीन भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो इंडो चाइना है आपका, हिंद चीन जो है आपका, ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में है और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल जो है एक तरह से बतलाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो इंडो चाइना है, हिंद चाइना, हिंद चीन, ठीक है, इस पे जो है फ्रांस का, ठीक है, उपनिवेश था। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग इससे पहले चैप्टर में पढ़े थे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ, उसके बाद पूरे यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी, रूस में हम लोग देखे थे क्रांति हुई थी, उसी तरीके से ये जो इंडो चाइना है, खास करके वियतनाम हो गया आपका, वियतनाम पर जो था ना, फ्रांस का एक औपनिवेशिक, फ्रांस जो था उसको एक औपनिवेशिक केंद्र बना लिया था। ठीक है, तो उसी से जो है, उसी से छुटकारा पाने के लिए वियतनाम में जो है एक तरह से, हिंद चीन में जो है एक बहुत ही बड़ा जो है एक राष्ट्रवाद जो है, वहां पर भी एक तरह से उसको हटाने के लिए जो है संघर्ष किया गया। वो सारी चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फ्रांस जो था, ये हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाए हुए था, और 1945 में वियतनाम जो है आजाद हुआ। ठीक है, उसके बाद जब वियतनाम आजाद हो गया आपका, तो उसके बाद लाओस और बाद में कंबोडिया भी आपका आजाद हो गया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, होची मिन ये एक व्यक्ति का नाम है, जिनके अध्यक्षता में वियतनाम जो है, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, होची मिन के अध्यक्षता में वियतनाम में जो है लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वियतनाम जो है दो भागों में बट गया था। ये सबसे बड़ी घटना हुई थी कि वियतनाम जो है दो भाग में बट गया था, कि एक था आपका उत्तरी वियतनाम और एक था दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम पर जो था ना, हो ची मिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार था। ठीक है, और दक्षिणी वियतनाम जो था, उसमें जो है बाओदाई के नेतृत्व में जो है एक प्रतिक्रियावादी निरकुंस सरकार था। ठीक है, तो साम्यवादी तो आप समझ ही रहे हैं, रूस के क्रांति में भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि ये समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलने वाले सरकार थे हो ची मिन के नेतृत्व में, जो उत्तरी वियतनाम में था। लेकिन जो दक्षिणी वियतनाम में जो था, बाओदाई के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी निरंकुश सरकार था। मतलब उसको अपना भोग विलास से मतलब था। इस दक्षिणी वियतनाम में जो सरकार था, इसके नेतृत्व में, उसको अपना भोग विलास से मतलब था। ठीक है, कहीं भी अगर कोई साम्यवाद की बात करता था, तो उसको वो दबाने की कोशिश करता था। इस बात को समझिए, एकदम घोर प्रतिक्रियावादी सरकार था, निरंकुश था ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिससे क्या हो गया कि वियतनाम जो दो भाग में बट गया, और दोनों जगह जो है आपका सरकार जो है अलग अलग नेतृत्व में सरकार जो है, हो ची मिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार आपका उत्तरी वियतनाम में बन गया, और दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई के नेतृत्व में जो है निरंकुश सरकार, घोर प्रतिक्रियावादी सरकार था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि एक गृह युद्ध उत्पन्न हो गया वियतनाम में। ठीक है, गृह युद्ध क्या होता है कि देश के अंदर ही आपस में जब एक राज्य में झगड़ा हो जाए, तो उसी को गृह युद्ध करते हैं। ठीक है, तो गृह युद्ध जो है शुरू हो गया। ठीक है, जैसे ही गृह युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका का प्रवेश हो गया। और अमेरिका, आपको पढ़ाए थे, रूस का क्रांति भी पढ़ाए थे, तो उसमें आपको बतलाए थे कि अमेरिका जो है साम्यवाद का विरोध था। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देते थे। ठीक है, तो उसमें जो अमेरिका जो है, ये सब जो है रूस से जो है एक तरह से नफरत की भाव रखता था। तो अमेरिका शुरू से ही साम्यवाद के खिलाफ था। ये लेकर के क्या हुआ कि जैसे ही गृह युद्ध उत्पन्न हुआ वियतनाम में, तो अमेरिका का प्रवेश हो गया इस युद्ध में। ठीक है, ये दखल देने के लिए आ गया, और ये जो है अमेरिका जो है अपना जितना पूरा ताकत लगा दिया इसको मदद करने के लिए, दक्षिणी वियतनाम को पूरा धन, सेना,
मतलब जितना पैसा हो, सैनिक हो, सब चीज का मतलब जो है इसको जितना भी चीज था सब चीज जो है दक्षिणी वियतनाम को वो मदद करने के लिए आगे आ गया सब चीज के साथ, ठीक है। लेकिन ये भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, उत्तरी वियतनाम हो ची मिन के नेतृत्व में वहां लोकतांत्रिक साम्यवादी सरकार थी, ठीक है। तो वहां जो था वो भी पीछे कैसे हटे, वो भी एकदम डट करके सामना किए, अमेरिका उसका साथ दे रहा है तो क्या दिक्कत है, हम हार नहीं मानेंगे। ये भी एकदम मतलब संघर्ष किए, लड़े, एकदम मुकाबला किए, पीछे नहीं हटे। जिसका परिणाम क्या हुआ कि अंततः जो है ये जो था अमेरिका जो आगे आया था इसको मदद करने के लिए, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, ठीक है। और 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम का एक तरह से आपका एकीकरण हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि 1945 में वियतनाम आजाद हुआ था और 1975 में जाकर के वियतनाम का एकीकरण हुआ। आजाद तो हो गया 1945 में, लेकिन 75 में इसका एकीकरण हुआ, ठीक है। तो लगभग 30 साल संघर्ष किया वियतनाम, और ये 30 साल के संघर्षों के बाद वियतनाम का एकीकरण संभव हुआ। तो ये बात को इतना हम लोग समझे। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इसका नाम जो ये पूरे जो क्षेत्र है इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा, हिंद चीन इसका नाम क्यों पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंद चीन में जो वियतनाम में जो दो शहर आते थे तोकिन और अन्नाम, इस पे जो है चीनी प्रभाव था। चीन जो है इस पे अपना प्रभाव दिखाए हुए था, चीन इस पे जो है इस दोनों जगह पर अपना कब्जा किए हुए थे, ठीक है। और लाओस और कंबोडिया पर ऐसा बोला जाता है कि भारत का प्रभाव था, ठीक है। हिंद चीन में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो वियतनाम में जो 2 शहर थे तोकिन और अन्नाम, इस पे जो था चीनी प्रभाव था, और आपका लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था। तो इसी को देखते हुए इसका नाम हिंद चीन पड़ा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे आगे, इससे आगे, कि हिंद चीन का इतिहास क्या है। मतलब फ्रांस जब उसको एक औपनिवेशिक केंद्र बनाया था उससे पहले का इतिहास क्या है हिंद चीन का, ठीक है। तो हिंद चीन का इतिहास हम लोग देखेंगे, मतलब औपनिवेशिक शासन से पहले हिंद चीन की क्या इतिहास रहा है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा, तोकिन और अन्नाम पर चीन का कब्जा था। तोकिन और अन्नाम जो वियतनाम के 2 शहर थे उस पर चीन का कब्जा था, ठीक है। 3री शताब्दी में एक, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीन वंश नहीं है, दीर्घिकार मतलब चीन मतलब होता है वो एक देश हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये जो चीन वंश जो है एक वंश का नाम है, पहले कोई वंश होता था ना। तो 3री शताब्दी में ये चौहर्षिकार चीन है। 3री शताब्दी में चीन वंश के सम्राट जिनका नाम था सी हुआंग टी ने जो है इस पे जो है तोकिन पर जो है मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हान वंश के राजा वो टी ने भी कब्जा किया, ठीक है, वो टी ये सब नाम है। उसके बाद फिर 10वीं शताब्दी में, ठीक है, ये आजाद हो गया, ये शहर जो है आपका क्या हो गया, आजाद हो गया, ठीक है। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंश के युगली जो थे वो इस पे शासन स्टार्ट कर दिए। 19वीं शताब्दी में फिर आपके आए मयूर राजवंश का शासन, फिर ये शासन करने लगे। तो कहने का मतलब ये जो इतिहास हम देख रहे हैं कि 3री शताब्दी में जो है चीन वंश के सम्राट थे ये इस पे कब्जा किए, फिर हान वंश के राजा वो टी कब्जा किए, फिर 10वीं शताब्दी में ये आजाद हो गया, फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंश के युगली जो राजा थे वो कब्जा किए, फिर 19वीं शताब्दी में हम देख रहे हैं मयूर राजवंश का शासन उस पर रहा। तो ये जो आप देख रहे हैं इतिहास, इसमें ऐसे समझिए कि शुरू से ही चीन जो है ना वियतनाम के ये 2 शहर पर जो है एक तरह से अपना कब्जा किए हुए था। तो जिस टाइम चीन मजबूत होता था तो उस टाइम वियतनाम पर वो अपना पावर दिखा करके उस पर कब्जा कर लेता था, ठीक है। और जैसे ही चीन कमजोर पड़ता था तो वियतनाम फिर आजाद हो जाता था, और फिर जैसे ही चीन का पावर बढ़ता तो फिर मतलब ये एक लंबा मतलब कहे तो यही हम ये 2-3 साल की बात थोड़ी क्यों, यहाँ पर देखिए 3री शताब्दी से मैंने स्टार्ट किया है और ये 19वीं शताब्दी तक का इतिहास ये पूरा ऐसे ही, ये जितना भी दशक शताब्दी है ये पूरे शताब्दी में यही होता रहा कि जब चीन पावरफुल था तो वो वियतनाम पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और फिर चीन का जैसे ही वो पावर घटा तो वियतनाम आजाद हो गया। यहाँ पर देखिए बीच में ये
ये जो था सी हुआंगटी जो कब्जा किया था। उसके बाद हान वंश के राजा वो टी भी इस पे कब्जा किया था। फिर 10वीं शताब्दी में फिर वो वियतनाम आजाद हो गया। वियतनाम का ये शहर जो है आजाद हो गया था। और 15वीं शताब्दी, अब देखिए 10वीं शताब्दी में आजाद हुआ, लगभग 500 साल तक जो है आपका ये आजाद रहा। और फिर 500 साल बाद 15वीं शताब्दी में मिंग वंश का एक राजा था युगली, फिर वो उस पर कब्जा कर लिया। तो वही हम बतला रहे थे कि जैसे ही चाइना का पावर डाउन हुआ, वियतनाम आजाद। बात समझ रहे, वियतनाम आजाद, ठीक है। और जैसे ही फिर चाइना पावरफुल हुआ तो फिर वियतनाम पर कब्जा कर लिया। यही तो इसका इतिहास रहा है कि चीनी के कब्जे में हमेशा ये रहा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ये तो था वियतनाम के 2 शहर पर हम उसका क्या इतिहास रहा। अब देखिए लाओस और कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव, टॉपिक है लाओस और कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव। तो अब ऐसा नहीं समझिए कि जैसे चीन जो है आपका वियतनाम के इस 2 शहर पर कब्जा किए हुए था, तो यहाँ पर भारतीय प्रभाव, ऐसा इसका मतलब ये नहीं समझिए कि भारत जो है लाओस और कंबोडिया पर कब्जा किए हुए थे, ये नहीं समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लाओस और कंबोडिया में जो है भारत का कुछ ना कुछ संस्कृति वहां पर मिलता है। यहाँ पर बहुत सारा मंदिर उंदिर भी देखा गया, जो मतलब कहने का मतलब है कि भारत के संस्कृति के जैसा वहां पर देखने को मिलता है। तो ऐसा माना गया कि भारतीय प्रभाव है वहां पर, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो रहन सहन है, संस्कृति है, वहाँ जो इतना मंदिर उंदिर जो देखने को मिला, उससे ऐसा बोला जाने लगा कि लाओस और कंबोडिया पर जो है भारतीय प्रभाव है। वो आप कब्जा के हिसाब से मत सोचिएगा, वहाँ का संस्कृति या जो भी रहन सहन ये देख करके लोगों को देख करके ऐसा बोला गया कि लाओस और कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव, ठीक है। अब देखिए हम लोग इतिहास पढ़ लिए, हिंद चीन का इतिहास, उसमें वियतनाम का इतिहास पढ़ लिए, लाओस और कंबोडिया का देख लिए। उसके बाद देखिए हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से पहले उसकी इतिहास क्या थी उसको हम लोग समझ लिए कि चीन का कंटिन्यू कब्जा रहा है, और जब भी कब्जा नहीं रहा तो वो वियतनाम आजाद रहा, फिर चीन का कब्जा रहा, इस तरीके से इतिहास देखे। लेकिन जैसे ही फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के बाद हिंद चीन की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पुर्तगाली या जो भी थे, स्पेन ब्रिटेन, ये सब जो थे इंग्लैंड वासी, ये सब जो है यहाँ पर आए एक एक करके व्यापार करने के मकसद से। फ्रांसीसी लोग भी आए यहाँ व्यापार करने के मकसद से, व्यापार करने के मकसद से आए। यहाँ पर जो था आपका, यहाँ पर समुद्री सिल्क रूट से ये जुड़ा हुआ था, तो मतलब कोई भी लोग आसानी से, समुद्र का रास्ता बना हुआ था तो आसानी से अपना आ जाते थे, व्यापार कर सकते थे। तो एक रास्ता भी बना हुआ था, समुद्री मार्ग यहाँ पर ठीक था। तो जो भी थे एक एक करके, जैसे पुर्तगाली आप पढ़े होंगे, ये पुर्तगाली पहले वास्को डिगामा आया था कालीकट तट पर, वो भी भारत पहुंचा था व्यापार करने के मकसद से। तो वो जो है भारत ही नहीं बल्कि हिंद चीन में भी पहुंचा था, और उसके बाद जो है आपका स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, सभी लोग जो है धीरे धीरे इस सिल्क रूट के द्वारा जो है यहाँ पर हिंद चीन में व्यापार करने के मकसद से आते गए, ठीक है। अब देखिए सब लोग का तो यहाँ पर जितना भी है, पुर्तगाली हो गया आपका, स्पेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब तो सिंपली आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए। लेकिन फ्रांसीसी व्यापार जो है उनका शुरू से ही ये सोच था कि हमको कैसे भी जो है यहाँ पर हमको एक कब्जा करना है, क्योंकि उनको मतलब और जगह सुइटेबल जगह मिला नहीं। क्योंकि अगर वो भारत में भी अगर ऐसा सोचते तो भारत में पहले ही ऑलरेडी जो है ब्रिटेन भारत पे कब्जा किए हुए था, अंग्रेज सब शासन कर रहा था भारत पे, तो यहाँ तो उसका कब्जा था। अगर भारत में वो जाते व्यापार करने के लिए तो उसको इंग्लैंड से लड़ना पड़ता। लेकिन ये फ्रांसीसी सब जब हिंद चीन में आए तो उनको एक सुइटेबल जगह मिल गया वहाँ पर, क्योंकि वियतनाम पर जो है एक तरफ से व्यापार करने के मकसद से आए, तो यहाँ पर जो है किसी का शासन नहीं था वियतनाम पर, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छा जगह जो है, इनको सारा एनवायरनमेंट भी मिल गया। तो फ्रांसीसी लोग जो है इस पे जो है धीरे धीरे जो है कब्जा करने के बारे में सोचे, क्योंकि
औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो फ्रांस में भी जो है बहुत सारा मशीन नया नया जो है उत्पादन बढ़ा था, नया नया मशीन जो है बना था, तो जिसके कारण उत्पादन बढ़ा था। तो उस उत्पादन जो हुआ उसको बेचने के लिए तो बाजार चाहिए, और फ्रांस लोग को जो है ये एक बहुत बड़ा बाजार जो है व्यापार करने के लिए आपको हिंद चीन में मिल गया था। तो वो लोग आए तो उन लोग के लिए जो है ये अच्छा जगह लगा, बाजार भी पूरा एकदम मिल गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शुरू में जो फ्रांस के व्यापारी सब आए, ठीक है, और जो धर्म प्रचारक जो थे, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए, ठीक है। वहां पर क्या हो गया कि जितने भी व्यापारी आए, यहाँ पर वियतनाम के जो लोग थे उनको जो है अपना कर्ज दे देते थे या कुछ पैसा दे देते थे, मतलब उसको पैसा दे करके उसको ऐसे ऐसे दिखाना चाह रहे थे कि एहसान कर रहे थे इस तरीके से। और जो धर्म प्रचारक जो थे फ्रांस के, वो सब भी जो है मतलब जो भी वियतनामी लोग थे उसको मतलब बार बार उसको ये कहते थे कि मेरा धर्म अच्छा है, देखो तुम लोग की तरह मेरा रहता तो हम भी तुम्हारे तरह रहते, मतलब अपने धर्म की बड़ाई कर रहे थे और उसके धर्म की खूब बुराई कर रहे थे। तो इससे जो लोग सब जो थे इसके बातों में आ गए, और धीरे धीरे उसके बाद लोग सब इसके बातों में आ गए, और ये अपना फायदा उठा करके उस सबको धीरे धीरे अपने अंदर में करते गए, ठीक है। तो जितने भी शुरू में जो थे फ्रांस के व्यापारी और धर्म प्रचारक सब जो थे, लोगों को मतलब जो है धर्म प्रचारक सब क्या करते थे, अपने धर्म की बड़ाई करते थे और उस सब के धर्म की बुराई करते थे। इस तरीके से लोगों को सबको अपने अंदर में करते थे, ठीक है। और व्यापारी सब जो थे वो सभी वियतनामी लोग को अपना पैसा उधार देते थे, कर्ज देते थे, और उसको अपना गुलाम बना लेते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे फ्रांस के व्यापारी और धर्म प्रचारक सब आते गए और यहाँ पर बसते गए, ठीक है। फिर 18वीं सदी, लेकिन अभी तक उनको राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं था, बस इतना ही वो काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही समय बीता 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी कहने का मतलब 1700 कुछ में, ठीक है, उससे पहले तक वो यही सब काम कर रहे थे, सबको अपना धीरे धीरे अंदर में कर रहे थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में राजनीति में ये दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। ये जो फ्रांसीसी व्यापारी सब जो थे धीरे धीरे 18वीं शताब्दी आते आते ये राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। अब देखिए यहाँ पर एक जगह था आपका कोचिन चीन वियतनाम, ठीक है, वहां पर जो था एक निरंकुश राजा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि निरंकुश राजा था तो जनता सब जो है इसके खिलाफ जो है एक विद्रोह फूंक दिया, कोचिन चीन पर जो है एक विद्रोह फूंक दिया, मतलब एक तरह से सरकार के खिलाफ जो है जो राजा था उसके खिलाफ जो विद्रोह फूंक दिया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही विद्रोह फूका तो वहां पर कोचिन चीन का जो राजा था उसको बस उसका नजर गया, वो फ्रांसीसी जो व्यापार जो आए हुए थे उस पर नजर गया, उससे जो है वो बोलने लगा कि सो हमको मदद की गुहार लगाने लगा। उसके बाद जो फ्रांस के जो व्यापारी सब जो थे उसको मदद भी किए, ठीक है, मदद भी किए, लेकिन एक कंडीशन पे मदद किए कि हम मदद तो करेंगे लेकिन हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो ये रेडी हो गया, और जब ये जो है मतलब क्या कहते हैं इसको मदद करने के लिए तैयार हो गया कि आप जो बोलिएगा सो हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, कोचिन चीन का राजा निरंकुश था, जनता इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो ये भाई जाता कहाँ, तो वहां फ्रांस के व्यापारी के पास उसके तरफ गया, बोला कि सो आप कुछ कीजिए। तो ये बोला कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन आप ही बतलाइए, सो हम करेंगे तो इसके बदले हमको मिलेगा क्या। तो इसका जो राजा बोला कि आप जो बोलिएगा सब मिलेंगे। तो जो फ्रांसीसी व्यापारी था वो जो है उसको मदद किया, और लास्टली जो है वो विद्रोह दबाने में सफल रहा। और जैसे ही विद्रोह दबाने में सफल रहा तो दोनों के बीच, यहाँ का राजा जो था और फ्रांस के बीच एक संधि हुआ, ठीक है, संधि हुआ। तो संधि हुआ 1787 में संधि हुआ। तो इस संधि में जो है, ठीक है, फ्रांस जो है अपना बहुत सारा जैसे है कि मतलब बहुत सारा चीज मांग लिया कि हमको व्यापार करने का छूट मिलना चाहिए, हम ये सब क्षेत्र पर कब्जा करेंगे, ये सब जो है अपना उस संधि में उसे कबूल करवा लिया इससे, ठीक है। इसको तो और फायदा हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोचिन चीन जो है एक छोटे से विद्रोह से बचने के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत जो है अपने ऊपर ले लिया,
ठीक है। वो सोचा कि जनता सब उसका मतलब विद्रोह कर रहा था, तो उससे वो बचने के लिए फ्रांस का मदद मांगा। और फ्रांस तो इधर अपने उसका मेन अथी मकसद था कि हम पूरे कब्जा करें, ठीक है। तो वो जो है उसको मदद किया और इधर अपना उसको फायदा हो गया, ठीक है। तो देखिए खुद एक छोटा सा अथी से बचने के लिए, विद्रोह से, ये अपने ऊपर कितना बड़ा मुसीबत खड़ा कर लिया, ठीक है। परिणाम क्या हुआ कि जो संधि हुआ, संधि के बाद कोचिन चिन्ह पर फ्रांस का प्रभाव जो है बढ़ता गया। फ्रांस का प्रभाव क्या हो गया? बढ़ता गया, ठीक है। फ्रांस का प्रभाव बढ़ता गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फ्रांस का प्रभाव उस पर बढ़ता गया, तो जो धर्म प्रचारक सब जो थे उस टाइम फ्रांसीसी धर्म प्रचारक जो थे, ठीक है, उनका विरोध होने लगा और बहुत ही उग्र विरोध होने लगा। क्योंकि धर्म प्रचारक सब क्या करते थे, वो अपना धर्म के बारे में बहुत अच्छा कहते थे कि मेरा धर्म ऐसा है वैसा है, और दूसरे के धर्म के बारे में बुराई करते थे, ठीक है। तो लोग सब में गुस्सा चढ़ गया कि जो है चल भाई, अपना धर्म को अच्छा कहता है वो अलग बात है, लेकिन मेरे धर्म को ये काहे खराब कहता है। उससे क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों में जो है गुस्सा पनपने लगा, और वो सब मिल करके जो धर्म प्रचारक का एकदम उग्र विरोध करने लगे। और कहीं कहीं पर तो इसका जो है इसको खूब मतलब एक तरह समझे पिटाइयों और की। इतना ना उग्र विरोध हुआ कि धर्म प्रचारक का वो पिटाइयों और कर दी। अब धर्म प्रचारक फ्रांस का था, तो फ्रांस का था तो वो उधर जो है आपको फ्रांस का जो राजा था, सम्राट था उस टाइम, आपका नेपोलियन तृतीय था। वो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, उस टाइम जो नेपोलियन तृतीय था उसके पास ये खबर पहुंचा। ये तो पूरा गुस्सा आ गया। अब गुस्सा गया तो अब भाई मेरे धर्म प्रचारक को ये पिटाई कर रहा है। अब सोचो वो सुनते ही, ये मैसेज सुनते ही उसके माइंड में कितना गुस्सा चढ़ा होगा। बस जैसे ही इसको खबर पहुंची, क्या पहुंची कि मेरे धर्म प्रचारक को उधर एकदम उसका उग्र विरोध जारी है, उसको कहीं कहीं पर पिटाई भी हो चुकी है, तो नेपोलियन तृतीय क्या किया, अपना एक बहुत बड़ा नौसेना का बेड़ा जो है भेज दिया, जाओ सबका खबर लो, सबको मेरे धर्म प्रचारक को ऐसे करेगा, आप सबका खबर लो, ठीक है। फिर 1862 में अन्नाम के साथ संधि हुआ। 3 बड़े बंदरगाह फ्रांसीसियों के लिए खुल गए। मतलब जैसे ही बहुत सारा नौसेना आया और नौसेना का बेड़ा भेजा गया, ठीक है। फिर 1862 में क्या हुआ, अन्नाम के साथ संधि हुई। तो उस संधि में क्या क्या हुआ कि जो 3 बड़े बंदरगाह थे वो फ्रांसीसियों के लिए खुल गया, ठीक है। और कुछ क्षेत्र भी जो है उसको दे दिया गया जो फ्रांसीसी चाहता था, ठीक है। और हरजाना भी, धर्म प्रचारक को जो इतना मतलब पिटाई उटाई या उसका जो उग्र विरोध हुआ था, तो उसके लिए जो है उसको उसके बदले में उसको हरजाना भी देना पड़ा, ठीक है। कि मेरे धर्म प्रचारक को ऐसे ऐसे किया है, अब हरजाना भी भरो, और इधर कुछ क्षेत्र भी अपने कब्जा में कर लिया, और 3 बड़े बड़े बंदरगाह जो है फ्रांसीसी अपने लिए खुलवा भी लिए। तो ये सब जो है जो संधि हुआ था उसमें ये सब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इस तरीके से कोचिन चिन्ह पर जो अपना एक पूरा प्रभाव फ्रांस का हो गया था, ठीक है, इस बहाने। तो उधर हिंद चिन्ह में एक और देश था आपका कंबोडिया। तो कंबोडिया जो है वो सोचने लगा, अच्छा मानिए कोई भी देश कहीं किसी को गुलाम क्यों बनाता है। अब जैसे ब्रिटेन जो है भारत पर गुलाम बनाया, तो ब्रिटेन सब भारत में गुलाम बना रहा, तो उसका मकसद यही ना था कि हम यहाँ से अधिक व्यापार करें, और यहाँ का जो भी अथी है हम अपना देश जा करके अथी करें, तो हमको मुनाफा, तो मुनाफा कमाने के लिए ना पूरे भारत पर कब्जा किया, पूरे भारत के लोगों को गुलाम बनाया। तो फ्रांस का भी तो यही मोटो था, फ्रांस भी यही मोटो के साथ जो है पूरे हिंद चीन को कब्जा करना चाहता था। तो यहाँ पर तो ये पूरा जो है अपना एक प्रभाव बढ़ा लिया था। तो इससे जो है हिंद चीन में एक और देश था कंबोडिया था। अब कंबोडिया जो है पूरा घबरा गया, बोला कि अब इस पे कब्जा कर लिया है, अब धीरे धीरे हमरों पर कब्जा कर लेगा। तो कंबोडिया का जो उस टाइम जो होंगे वो मन में सोचे कि क्या होगा, चाहता है कि कुछ धन ले, इसलिए
इसका मकसद तो यही होगा ना। तो बस ये पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कंबोडिया 1863 में। वो बोला कि आप हमको संरक्षित राज्य बना लीजिए और आपको हम साल भर का जितना होगा टैक्स हम जनता से वसूल करके आपको दे देंगे। आप खुश, आप यही ना चाहते हैं, आप हम पे कब्जा नहीं कीजिए, आप हम पहले ही आपका अथी बन जाते हैं संरक्षित राज्य, और आपको जो है हम अपने जनता से जो है 1 साल का जितना होगा हम सब चीज मतलब कलेक्ट करके आपको दे देंगे। सिंपली सी बात, क्या झूठ मूठ का मतलब अथी मतलब ये डर गया, ठीक है। और ये जो है 1863 में कंबोडिया जो है फ्रांस का एक संरक्षित राज्य बन गया, ठीक है। मतलब वो उसके अंदर में चला गया, ठीक है। कंबोडिया खुद सरेंडर कर दिया। उसके बाद 1867 में 4 साल बाद 1867 में कोचिन चीन को उपनिवेश बना लिया। 1873 में तोकिन में प्रवेश किया, कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। कौन? फ्रांस। 1874 से लेकर 84 इस 10 साल के दरमियान के मध्य अन्नाम पर दबाव, कई व्यापारियों और राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त किया। और फिर 3 साल बाद 1887 में पूरा हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे एक एक क्षेत्र पर कब्जा करते हुए पूरे हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। और जब पूरे हिंद चीन पर कब्जा किया तब जो है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हो गई। बात समझ में आया? देखा किस तरीके से अपना पहले जो है ये आया था व्यापार करने के मकसद से, फिर इसका अपना व्यापारी और जो धर्म प्रचारक था धीरे धीरे लोगों को बहलाना फुसलाना स्टार्ट किया। सबको मतलब धर्म प्रचारक सबको अपना धर्म का अति कह करके उसके धर्म को गलत कह करके उस सबको अपने अंदर में कोशिश किया। व्यापारी सबको पैसा और कर्ज दे करके मतलब जो है उसको एहसान जैसे कर रहा है, इस तरीके से अथी किया, ठीक है। फिर धीरे धीरे राजनीतिक में दिलचस्पी लेना शुरू किया। और उसके बाद फिर इतना दो गो संधि हुआ था। धीरे धीरे जितना भी बंदरगाह था, जो भी क्षेत्र था, सबको उस संधि के द्वारा अपने कब्जा में करते गया। एक तो कंबोडिया तो खुद इसको सरेंडर कर दिया था। फिर धीरे धीरे जितना भी राजनीतिक सुविधा था, व्यापारिक सुविधा था, सब इसको मिलते गया। और लास्टली क्या हुआ कि 1887 में पूरे हिंद चीन पर क्या हो गया? कब्जा कर लिया, ठीक है। और जैसे ही कब्जा किया तो किसकी स्थापना हो गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हो गई। अब देखिए अब देखिए ये जो फ्रांसीसी उपनिवेश थी, इसकी जो स्थापना हुई, इसके क्या कारण थे? अब भाई किसी को कहीं से फायदा होगा तब ना उसके पीछे जाएगा, नहीं तो काय कुत्ता काट ले जो उसके पीछे जाएगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी उपनिवेश की जो स्थापना हुई उसके क्या क्या कारण थे? तो सबसे पहला आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था कि मतलब ये जो था वियतनाम जो था कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान देश कहने का मतलब यहाँ पर जो है आपका चावल, रबर, ये सब की बहुत ज्यादा उत्पादन होती थी चावल का, ठीक है। व्यापार की भी यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना थी। खनिजों की भी यहाँ पर बहुत ज्यादा उपलब्धता थी, जैसे कोयला हो गया, टीन हो गया, जस्ता हो गया, टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब जितने भी खनिज सबकी उपलब्धता यहाँ पर थी, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बाजार भी था। अब लोग व्यापारी सब क्या करें? व्यापारी सब को अपना सामान बेचने के लिए बाजार चाहिए, और यहाँ पर जो है बाजार का भी बहुत बाजार की भी उपलब्धता थी, खनिज की भी उपलब्धता थी। कृषि प्रधान देश था तो चावल या जो भी हो गया, रबर हो गया, ये सब का उत्पादन ज्यादा होता था। व्यापार की भी संभावना थी। इस सारे इन्वायरमेंट व्यापार करने के लिए इसको मिल रहे थे। बात को समझिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना असभ्य को सभ्य बनाने की नीति पर चल रहा था। आपको मालूम होगा फ्रांस में क्रांति हुआ था। तो क्रांति होने के बाद वहां के लोग सब ऐसा मानने लगे खुद में कि हम सभ्य लोग हैं, और ये जो हिंद चीन का लोग सब जो है असभ्य है। बात को समझिए, वो खुद को सभ्य मान रहा था और वियतनाम के लोगों को असभ्य मान रहा था, और खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लिया कि हम सभ्य लोग का यह दायित्व बनता है कि वियतनाम में जितने भी वियतनामी या हिंद चीन के लोग हैं असभ्य लोग, उनको सभ्य बनाना मेरा काम है। ये खुद ऐसा मानते थे, खुद को सभ्य, और जिसपे वो कब्जा करना चाह रहे थे, जहां वो औपनिवेशिक केंद्र खोलना चाह रहे थे, उस लोग वहां के लोगों को वो असभ्य मानते थे, और एक दायित्व भी अपने ऊपर ले लिए थे कि हमको ऐसे सभी असभ्य लोगों को सभ्य बनाना। तो ये असभ्य को सभ्य बनाने के नीति पे चलते थे,
ठीक है। और ये व्यापारिक सुरक्षा भी इनको यहाँ पर मिल रहा था। व्यापारिक सुरक्षा कहने का मतलब कि अब देखिए, व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी लोग भारत भी तो जा सकते थे, लेकिन भारत जाते तो भारत में उनको चुनौती करना पड़ता आपको, कहाँ, क्या चीज से, क्योंकि भारत में ऑलरेडी अंग्रेज का कब्जा था ना, तो अंग्रेज सब यहाँ खुद अपना अथी कर रहा है, तो फिर वहां जाता तो उससे अंग्रेज से लड़ना पड़ता। लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, यहाँ तो वियतनाम एक पूरा एकदम एक तरह से समझिए एक स्वतंत्र था, आजाद था। यहाँ पर तो किसी का एक तरह से उतना नहीं था प्रभुत्व, और यहाँ पर सारा इन्वायरमेंट भी मिल रहा था। तो ये सब को देखते हुए मतलब एक सुरक्षा था, इसको व्यापार यहाँ पर करता तो यहाँ पर पूरे तरीके से उसको सुरक्षा था, कोई भी चीज का दिक्कत नहीं था। तो ये सब तमाम फैसिलिटी एनवायरमेंट होने के कारण फ्रांसीसी उपनिवेश की जो स्थापना हुई, ये सब कारण जो है, ये सब एनवायरमेंट होने की वजह से ये कारण सब जाता है। तो हमने आपको आज पढ़ाया इंडो चाइना, ठीक है, इंडो चाइना, उसमें आपको मैंने बतलाया कि फ्रांस का उपनिवेश था उस पे वियतनाम कैसे आजाद हुआ, ठीक है, कैसे उसका कब एकीकरण हुआ, उसमें वियतनाम में गृह युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद हो ची मिन के नेतृत्व में एकीकरण भी हुआ, ये सब आपको अभी बतलाया हूँ। उसके बाद हिंद चीन का इतिहास क्या रहा, ठीक है, हिंद चीन में जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की शुरुआत कैसे हुई, धीरे धीरे स्टेप स्टेप बढ़ते बढ़ते लास्टली कब जो है वो पूरे हिंद चीन को कब्जा किया, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बतलाया। और क्या क्या कारण थे जिस कारण से फ्रांसीसी अपना जो है औपनिवेशिक केंद्र यहाँ पर स्थापित किया, किस कारण से। तो ये सब यही था आज पार्ट 1 में। हम लोग पार्ट 2 वीडियो में इससे आगे देखें, ठीक है। इससे आप लोग क्या करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक नोट बना करके, और एक बार आप लोग बुक से जो है ना, जितना भी बतलाए हैं यहाँ तक, एक बार बुक से आप लोग रीडिंग कर लो। एक बार मैं बतला दिया हूँ कहानी टाइप करके, एक बार बुक से आप लोग पढ़ लेना, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप डील कर लेना, कहीं से भी कोई भी दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। एक बार रीडिंग लेकिन जरूर कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चलिए मन से पढ़िए, ठीक है। एग्जाम का बहुत ही कम समय है, आप लोग को मन से पढ़ाई कीजिए। और पार्ट 2 वीडियो आपके लिए, देखिए तबीयत खराब है फिर भी आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और पूरा वीडियो को देखिए। बात समझ में आया कि नहीं, मेहनत लगती है। और पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए। इसको एक बार बुक से रीडिंग दे लीजिएगा पक्का, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।